हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपके सामने एक नई प्रेजेंटेशन लेके हाजिर हैं। और आज का जैसा कि आपके स्क्रीन के ऊपर टॉपिक आ रहा है वाइटामिन्स। और वाइटामिन्स के हवाले से सीएसएस 2019 में भी सवाल जनरल साइंस एंड एबिलिटी के पेपर में आया। और इसी तरीके से 2017 के पेपर में भी जनरल साइंस एंड एबिलिटी के पेपर में वाइटामिन्स के हवाले से सीएसएस के पेपर में सवाल मौजूद था। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। विटामिन्स के हवाले से हम क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं। मैं हूं मोहम्मद नौफल सफ़ान, बिलोंग्स टू सन नौफल्स एकेडमी। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। देखें, आज की प्रेजेंटेशन के अंदर हम जिन सवालात को, क्वेश्चंस को देखेंगे उसकी लिस्ट मैंने बना दी है ताकि आपको पता चले कि इस प्रेजेंटेशन में आप क्या क्या जान सकेंगे। तो हम देखेंगे वाइटामिन, व्हाट इज़ वाइटामिन, और उसके हवाले से हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे। हाइपर वाइटामिनोसिस क्या होता है, हाइपो वाइटामिनोसिस क्या होता है, हाइड्रोफिलिक या वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स क्या होते हैं, लाइपोफिलिक या फैट सॉल्युबल्स वाइटामिन्स क्या होते हैं, वाइटामिन्स कैसे वर्क करते हैं और ये कैटलिस्ट के तौर पे कैसे काम करते हैं, कैटलिस्ट क्या होता है। इसी तरीके से जो है वो वाइटामिन की टर्म को किसने ईजाद किया, कॉइन किया, या इसके साथ साथ हम मेटाबॉलिज्म को देखेंगे। मेटाबॉलिज्म के जो दो मेन टाइप्स हैं, यानी कि एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म, उसको भी देखेंगे। और फिर साथ में हम जो है वो वाइटामिन्स की सिग्निफिकेंस, यानी कि वाइटामिन्स की इंपॉर्टेंस को भी जानने की कोशिश करेंगे। सारी की सारी चीज़ें आज की प्रेजेंटेशन में शामिल होंगी। जुड़े रहिएगा आखिर तक ताकि आपको कंप्लीट मालूमात मिल सके। देखिए, सब कुछ देखने से पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि इंसान आखिर खाता क्या है। तो इंसान जो है बेसिकली ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को खा सकता है। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आम तौर पे इंसान नहीं खाता। अगर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के अंदर कुछ लेता है तो इंसान सिर्फ मिनरल्स को जो है वो किसी हद तक जो है वो कंज्यूम करते हैं। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन्हीं को इंसान कंज्यूम करता है। तो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के अंदर मेनली जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है उसमें कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि राइस, शुगर, फ्रूट्स, ये खाता है। इसके अलावा प्रोटीन्स की सोर्स है जिसमें एग, चिकन, इसको इंसान लेता है। और उसके साथ साथ जो है फैट्स हैं जिसमें बटर, घी, एडिबल ऑयल, ये सारी चीज़ें शामिल हैं। इसी तरीके से ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के अंदर वाइटामिन्स भी आ जाते हैं। वाइटामिन्स जो हैं वो बेसिकली वाटर सॉल्युबल होते हैं और फैट सॉल्युबल होते हैं। यहीं पे आप समझ लीजिए कि वाटर सॉल्युबल क्या होता है। वाटर सॉल्युबल वो वाइटामिन्स होते हैं जो कि पानी में हल हो सकते हैं, डिजॉल्व हो सकते हैं। और इस वजह, और इनकी एग्जांपल्स जो हैं विटामिन बी की कंप्लीट रेंज और विटामिन सी है। और इसी तरीके से फैट सॉल्युबल वो हैं जो कि चर्बी के अंदर जो है वो घुल जाते हैं। इनको लाइपोफिलिक भी कहा जाता है। तो जो वाइटामिन जो कि चर्बी के अंदर घुल जाते हैं वो वाइटामिन जो हैं फैट सॉल्युबल कहलाते हैं। यानी कि ए, डी, ई, के, ये सारे के सारे वाइटामिन वो हैं जो कि आप फैट सॉल्युबल कहते हैं, लाइपोफिलिक भी कहलाते हैं। आसान लफ्ज़ों में कि वाटर सॉल्युबल वो वाइटामिन्स होते हैं कि अगर इंसान इनको ज़रूरत से ज़्यादा भी ले ले तो ये बॉडी के अंदर स्टोर नहीं होते और पेशाब के रास्ते बाहर निकल जाते हैं, जिसम से खारिज हो जाते हैं, स्टोर नहीं हो पाते। तो ये इसका एडवांटेज भी, डिसएडवांटेज भी। यानी कि अगर आप विटामिन बी कॉम्प्लेक्स या विटामिन सी को ज़्यादा अमाउंट में लेंगे तो ये आपको नुकसान नहीं करेगा। ये अपनी ज़रूरत से ज़्यादा जो है बॉडी से खुद ब खुद निकल जाता है। और इस वजह से हाइपर वाइटामिनोसिस नहीं होगा। हाइपर वाइटामिनोसिस कहते हैं कि जब आपको जो है कोई ऐसी बीमारी हो जाए जिसमें वाइटामिन्स की ज़्यादती हो जाए जिस्म के अंदर, तो हाइपर वाइटामिनोसिस होता है। और ये कंडीशन भी इंसान के लिए ख़तरनाक हो सकती है। और वाटर सॉल्युबल जो है, चूँकि ये बॉडी के अंदर स्टोर नहीं होते, इसलिए हाइपर वाइटामिनोसिस होने का कोई आमतौर पर चांसेस विटामिन बी कॉम्प्लेक्स या विटामिन सी से नहीं होता है। लेकिन इसी तरह से इसका एक डिसएडवांटेज भी बनता है क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल है और ये बॉडी में स्टोर नहीं हो सकते, इसलिए बॉडी को इनकी ज़रूरत रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पड़ती रहती है। यानी कि आपको रोज़ाना की बुनियाद पर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स या विटामिन सी लेना पड़ता है। और विटामिन सी तो इतना हसास है कि विटामिन सी बॉडी के अंदर स्टोर भी नहीं होता है। और विटामिन सी जो है वो ज़रा सा भी, अगर आप इसको पकाएं, खाना अगर पका हुआ होगा तो विटामिन सी उसके अंदर कैरी नहीं कर सकता, ख़त्म हो जाता है। इसलिए आपको ये सलाद की सूरत में या जो है वो कच्ची चीज़ों की सूरत में लेना पड़ता है। मिसाल के तौर पे आप कोई ऐसी चीज़ रोज़ाना खाते रहें जिसके अंदर जो कि हीट के करीब न जाए, ज़रा सी भी अगर उसको हीट गई तो वो ख़त्म हो जाता है उसमें से विटामिन। यानी कि अगर आप मिसाल के तौर पे हरी मिर्च है, हरी मिर्च अगर कच्ची खा रहे हैं तो आपको विटामिन सी मिल जाएगा। प्याज अगर आप कच्ची खा रहे हैं तो आपको विटामिन सी मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने उसको पका के खाया तो ज़रा सा ही पकाया तो ख़त्म हो जाता है। तो ये विटामिन सी, बहरहाल विटामिन के बारे में और भी जान ले। इसी तरह से विटामिन फैट सॉल्युबल विटामिन जो होते हैं ये बेसिकली चर्बी में स्टोर हो जाते हैं। और चर्बी में स्टोर होने का मकसद क्या है, बॉडी के अंदर स्टोर होने का मकसद क्या है कि ये अगर आप ज़्यादा तादाद में लेंगे तो ये बॉडी के अंदर जमा हो जाते हैं और ये बॉडी से निकलते नहीं हैं। और ऐसी सूरत में हाइपर वाइटामिनोसिस होने का चांस बन जाता है। और हाइपर वाइटामिनोसिस जो है ये कि ख़तरनाक कंडीशन है। और इसलिए इन वाइटामिन को लेते हुए इंसान को थोड़ा सा कैलकुलेटेड अंदाज में ही चलना चाहिए। ठीक है जी।
तो आखिरी चीज़ है कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज में आप क्या ले सकते हैं, इंसान क्या लेता है, तो मिनरल्स जो हैं वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज हैं जो कि आमतौर पर बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी के अंदर चाहिए होते हैं ये। और ये बेसिकली आपकी जो रेगुलर खुराक होती है जो आप ले रहे होते हैं उसमें मिनरल्स भी आप आहिस्ता आहिस्ता ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल कैल्शियम आपको चाहिए इंसान को, फास्फोरस चाहिए, पोटेशियम, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, आयोडीन, सल्फर, कोबाल्ट, कॉपर, फ्लोराइड, मैग्नीज एंड सेलेनियम। ये वो चीज़ें जो कि आप इंसान की बॉडी को थोड़े मान्यूट क्वांटिटी के अंदर चाहिए होती है, और ये इंसान अपनी जो डेली की खुराक है उसके अंदर ये कंज्यूम भी कर रहा होता है, किसी ना किसी सूरत में आपको ये मिल भी रही होती है। ठीक है जी, तो ये मैंने थोड़ा सा आपको इस हवाले से बताया। यहाँ देख लेते हैं कि वाइटामिन्स की जो है वो सोर्सेज क्या हैं। तो यहाँ मैंने एक पूरा का पूरा चार्ट दे दिया है और उसके अंदर उसकी डेफिशिएंसीज भी दे दी हैं, आप इसको स्टिल करके देख लीजिएगा। बहरहाल विटामिन ए जो है उस वो मिल्क, एग, लिवर वगैरह के अंदर मौजूद होता है। ज़ीरो ऑफ्थेल्मिया इसकी जो है एक बहुत ही मशहूर डिजीज़ है, और ये बेसिकली जो है वो आईसाइट से रिलेटेड है। नाइट ब्लाइंडनेस को भी कॉज करता है, यानी कि अंधेरे में अगर आपको कम रोशनी के अंदर अगर नज़र नहीं आ रहा है तो ये नाइट ब्लाइंडनेस कहलाती है, विटामिन ए की डेफिशिएंसी की जैसे होती है। इसी तरह विटामिन बी जो कि बहुत ही एक पूरी चेन है विटामिन बी की। विटामिन बी 1 होता है, बी 6 होता है, बी 12 होता है। इसके अलावा भी विटामिन बी की और भी जो है वो वैरायटीज़ होती हैं, तो वो सारी की सारी जो है वो आप विटामिन बी की रेंज में ले सकते हैं। इसको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। नेचुरली ये मछली के अंदर बीफ कहते हैं, या आप मटन उसके अंदर आपको मिल जाता है। इस तरह पोल्ट्री की जो पूरी रेंज है उसके अंदर मिल्क और वेजिटेबल्स के अंदर भी होता है। इसकी कमी की वजह से जो है वो पर्नीशियस एनीमिया या इम्यून सिस्टम आपका डिसऑर्डर में चला जाता है। अगर सी विटामिन जो है वो ज़्यादातर सिट्रस फ्रूट्स के अंदर होता है, और स्कर्वी डिजीज़ यानी कि टिश्यू डिजीज़ होती है, और जिस्म के ऊपर जो है वो लाल कलर के निशान पड़ सकते हैं। ये विटामिन सी के डेफिशिएंसी ऐसे होता है। इसी तरीके से विटामिन डी जो है वहाँ पे आपको जो है वो ये आपको एग के अंदर, इसके अलावा जो है वो जो है वो ऑयल के अंदर भी विटामिन डी होता है डिफरेंट। तो इस तरह से रिकेट्स जो है विटामिन डी की कमी की वजह से हो जाती है, और ये सॉफ्टनिंग ऑफ बोन होती है। ठीक है जी, इसी तरीके से विटामिन ई जो है वेजिटेबल ऑयल के अंदर, नट्स और ग्रीन लीफ के अंदर मौजूद होता है। और ये मसल की वीकनेस, अगर इसकी डेफिशिएंसी हो तो मसल्स के अंदर वीकनेस पैदा हो जाती है, और डिजनरेशन ऑफ रेटिनिया भी जो है वो इसकी कमी की वजह से जो है वो हो सकता है। विटामिन के जो है वो मछली के अंदर और फिर मटन और बीफ वगैरह गोश्त के अंदर, वेजिटेबल्स के अंदर भी मौजूद होता है, और इसकी वजह से जो है वो होता ये है कि आपके अंदर क्लॉटिंग फैक्टर जो है वो ख़त्म हो जाता है या कम हो जाता है। तो विटामिन के की डेफिशिएंसी की वजह से आप इंसान के जिस्म के अंदर खून जमने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है, और खून जमना बहुत ज़रूरी होता है। अगर कोई जिस्म पे कट लग जाए तो वहाँ पे अगर खून नहीं जमे तो सारा का सारा खून बाहर आ जाता है, तो वो क्लॉटिंग फैक्टर कहलाता है। तो क्लॉटिंग फैक्टर जो है डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। तो इम्पॉर्टेंस क्या है विटामिन्स की, तो जाहिर सी बात है विटामिन्स आर द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज दैट आर नीडेड फॉर नॉर्मल सेल फंक्शंस, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ये बेसिकली आपके जिस्म के अंदर एनर्जी तो प्रोवाइड नहीं करता है, लेकिन बाकी सारी की सारी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं उनको फैसिलिटेट करता है। याद रखिए विटामिन जो है इसका इंट्रोडक्शन का पहला ये होगा कि ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। ये बेसिकली ज़िंदा जानदार चीज़ें जब आप खाते हैं, मिसाल के तौर पर फल, फ्रूट, गोश्त वगैरह खाते हैं, तो उसमें से विटामिन्स आपको मिलते हैं। और ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस होने के साथ साथ ये एज ए कैटलिस्ट काम करता है। बेसिकली ये उस कंजम्पशन के अंदर कोई कैलोरीज़ के तौर पे आपको एनर्जी नहीं देता है, लेकिन जो बॉडी के फंक्शंस होते हैं उनको जो है वो फैसिलिटेट करता है। और सारी के सारी यानी कि सेल फंक्शंस है, ग्रोथ है, डेवलपमेंट है बॉडी की, उसके अंदर ये ज़रूरी जो है वो इंग्रेडिएंट होता है विटामिन। इस टर्म को क्वाइन किया था डॉक्टर कैसमिर फंक, और ये बेसिकली पॉलिश अमेरिकन थे। 1912 के अंदर उन्होंने जो है ये टर्म को जो है वो क्वाइन किया था। और ये बेसिकली इस विटामिन जो है ये बेसिकली कम्बिनेशन है वाइटल अमाइंस का। अमाइंस जो है ये एक नाइट्रोजन का ग्रुप है, और वाइटल कहते हैं ज़रूरी। तो ज़रूरी जो नाइट्रोजन्स हैं उनके कम्बिनेशन को वाइटामाइंस कहा गया। फिर बाद में वाइटामिन्स हो गया, क्योंकि रिसर्च से साबित हुआ कि ये जो वाइटामिन्स हैं ये बेसिकली नाइट्रोजन ग्रुप नहीं है, अमाइंस नहीं है। बहरहाल ये क्रेडिट जाता है कैसमिर फंक साहब को, जो कि पॉलिश अमेरिकन थे। ठीक है जी,
इसके बाद ये कि वाइटामिन मैंने आपको बताया कि कैटलिस्ट के तौर पे काम करते हैं। जो स्टूडेंट्स केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स उनको पता है कि कैटलिस्ट क्या होता है। कैटलिस्ट ऐसे एजेंट्स जो कि आप किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर शामिल करें और वो उस केमिकल रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा दें तो वो कैटलिस्ट कहलाते हैं। बहरहाल यहाँ पे आप वाइटामिन के हवाले से कैटलिस्ट को इस तरह से समझ सकते हैं कि लेट सपोज कि आप मोटरसाइकिल के अंदर पेट्रोल डलवाते हैं तो पेट्रोल तो कंज्यूम हो जाता है और आपकी मोटरसाइकिल भागती है उसकी वजह से, लेकिन ऑयल जो होता है बेसिकली कंज्यूम नहीं होता। आप अक्सर जो मोटरसाइकिल चलाते हैं या गाड़ियाँ चलाते हैं, कार ड्राइव करते हैं, उनको पता होगा कि ऑयल जो है वैसे कि वैसे बाहर निकल जाता है गंदा होके, लेकिन वो जलता नहीं है। पेट्रोल तो ख़त्म हो जाता है, वो जल के कंज्यूम हो जाता है। तो इसी तरीके से बॉडी जब आप खाना खाते हैं, गोश्त खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं या कोई और चीज़ ग़िज़ा खाते हैं, वो तो आपके जिस्म में इस्तेमाल हो जाती है एज एनर्जी, लेकिन वाइटामिन जो हैं वो कैटलिस्ट के तौर पे काम करते हैं। बेसिकली वो ऑयल का काम करते हैं, जैसे एक मोटरसाइकिल के अंदर ऑयल काम करता है, वो फैसिलिटेट करते हैं। सिर्फ किसी भी मैकेनिज़्म को, किसी भी केमिकल रिएक्शन को फैसिलिटेट करते हैं। बॉडी की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को जो है वो स्पीड अप करते हैं, उनको फैसिलिटेट करते हैं। तो ये वाइटामिन्स का काम होता है। बेसिकली वाइटामिन्स कैटलिस्ट के तौर पे काम करते हैं। ठीक है जी। वाइटामिन्स आर ट्रेडिशनली प्लेड द रोल ऑफ कोएंजाइम, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं और फैसिलिटेट करते हैं केमिकल रिएक्शन को। तो वाइटामिन्स जो है बेसिकली ये भी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वाइटामिन्स जो है वो कोएंजाइम के तौर पे काम करते हैं और उनकी नेचर जो होती है कोएंजाइम की होती है। ठीक है जी। वाइटामिन्स अलाउ your body to grow and develop. They also play important role in bodily functions such as metabolism, immunity, digestion. So there are 13 essential vitamins including vitamin A, vitamin C, vitamin D, vitamin E, vitamin K and vitamin B. और vitamin B जो होता है vitamin B कॉम्प्लेक्स भी होता है, तो ये याद रखिएगा उसमें और भी असेंशियल इंग्रेडिएंट्स होते हैं। मेटाबॉलिज्म क्या है? देखिए मेटाबॉलिज्म बेसिकली, क्योंकि इस प्रेजेंटेशन के अंदर मेटाबॉलिज्म इस वजह से भी जानना ज़रूरी है कि वाइटामिन का एक बेसिक फंक्शन जो है वो यही है कि बॉडी के मेटाबॉलिज्म के अंदर जो है वो पार्टिसिपेट करता है। और मेटाबॉलिज्म के अंदर होता क्या है कि आप मेटाबॉलिज्म को यूँ समझ लीजिए कि जितनी भी आपके बॉडी के अंदर जो है वो पॉजिटिव एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो ड्यू टू दी मेटाबॉलिज्म हो रही हैं। ग्रोथ हो रही है आपके अंदर, आपके जिस्म में नए सेल्स बन रहे हैं, आपके जिस्म के अंदर जो भी तामीराती काम हो रहे हैं वो सारे के सारे मेटाबॉलिज्म कहलाते हैं। यानी कि अगर मेटाबॉलिज्म आपकी बॉडी में हो रहा है तो दो चीज़ें हो रही हैं, एक एनाबॉलिज्म हो रहा है और एक कैटाबॉलिज्म हो रहा है। तो अब एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म को भी देख लेते हैं कि एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म क्या है। तो पहले कैटाबॉलिज्म को देख लेते हैं। तो अब होता क्या है कैटाबॉलिज्म के अंदर कि बॉडी जो है वो एंजाइम के रिएक्शन की मदद से जो है वो आपके अंदर जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल आ रहा है बॉडी के अंदर खुराक के तौर पे, उसको जो है वो तोड़ती है। और जैसे कि प्रोटीन है, शुगर है या फैटी एसिड है, इसको तोड़ती है और इन मॉलिक्यूल्स को तोड़ के एनर्जी हासिल करती है। ठीक है जी। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, मेटाबॉलिज्म के अंदर कैटाबॉलिज्म में क्या हो रहा है। यानी मेटाबॉलिज्म के दो पार्ट्स हैं, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। तो कैटाबॉलिज्म में टूट फूट होती है और एनाबॉलिज्म के अंदर जुड़ते हैं मॉलिक्यूल्स। यानी कि कैटाबॉलिज्म में टूट फूट होती है और एनाबॉलिज्म में बॉडी के अंदर कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ होती हैं। तो याद रखिएगा कि जब भी कोई कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ होती हैं तो उसके लिए आपको एनर्जी की ज़रूरत होती है। यानी कि अगर यूँ समझ लें कि मेटाबॉलिज्म में अगर एक मॉलिक्यूल बन रहा है तो एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए भी बॉडी को एनर्जी चाहिए। तो वो बॉडी एनर्जी कहाँ से हासिल करती है? वो कैटाबॉलिज्म के मैकेनिज़्म से उस एनर्जी को हासिल करती है। और कैटाबॉलिज्म में होता है क्या है कि वो एक मॉलिक्यूल को बॉडी तोड़ती है और उससे एनर्जी लेके एक नया मॉलिक्यूल बनाती है जो उसकी बॉडी की ज़रूरत होती है, जो कि एनाबॉलिज्म कहलाते हैं। यानी कि कैटाबॉलिज्म में एक मॉलिक्यूल टूटता है और उससे एनर्जी हासिल होती है, और एनाबॉलिज्म के अंदर बॉडी अपनी मर्ज़ी के मॉलिक्यूल्स बनाती है ताकि जो है वो बॉडी के अंदर ग्रोथ का सिस्टम जारी रहे, ग्रोथ होती रहे। ग्रोथ होती है सेल के ज़रिए से, जैसे सेल बन रहे हैं नए, तो उसके अंदर नए मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो कैटाबॉलिज्म के ज़रिए से मॉलिक्यूल तोड़ के बॉडी एनर्जी हासिल करती है और एनाबॉलिज्म के ज़रिए से बॉडी जो है वो नए मॉलिक्यूल्स और नए सेल की तामीर करती है। और ये एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म मिल के जो है वो मेटाबॉलिज्म कहलाता है। ठीक है जी। सो आई होप कि आपके लिए प्रेजेंटेशन जो है वो बेनिफिशियल रही होगी। अगर आपको ये प्रेजेंटेशन पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देगा। थैंक यू वेरी मच।